नमस्कार। टीवी लाइव के पुस्तक समीक्षा के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और इतिहास के जानकार प्रोफेसर राम पुनियानी की किताब की, जिसका नाम है रिलीजियस नेशनलिज्म, सोशल परसेप्शंस एंड वायलेंस। ये अंग्रेजी में किताब है, लेकिन हमारी बातचीत पूरी हिंदी में होगी और इस किताब का हिंदी तर्जुमा भी आने वाला है, इसलिए आपके लिए एक ट्रेलर का काम करेगा आज की जो पुस्तक समीक्षा है। ये किताब उन तमाम पहलुओं पर बात करती है जो मौजूदा दौर की सांप्रदायिक राजनीति से जुड़ते हैं। किताब हमें बताती है कि इतिहास, राष्ट्रवाद और सामाजिक भेदभावों को इस्तेमाल करके कैसे नफरत और हिंसा फैलाई जा रही है। किताब के लेखक और जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता प्रोफेसर राम पुनियानी हमारे साथ हैं, तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। प्रोफेसर पुनियानी, मैं सबसे पहले आपसे चाहूंगा कि आप हमारे दर्शक को बताएं कि आपने ये किताब क्यों लिखी। एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर वे कौन सी चिंताएं थी जिनकी वजह से आपको इस तरह की किताब लिखने के लिए मजबूर होना पड़ा? देखिए, ये एक लंबी प्रक्रिया है। खास तौर से बाबरी ध्वंस के बाद मुझे लगने लग गया कि ये जो सांप्रदायिकता का सवाल है, ये सतही सवाल नहीं है और इस सवाल ये हमारे समाज के लोकतंत्र को बर्बाद कर देगा। और साथ ही मुझे धीरे धीरे समझ आने लग गई कि ये केवल हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है। इसके पीछे जो व्यापक एजेंडा है वो यहाँ के समाज के दलित, महिला, आदिवासी और मजदूर, इनको एक दुय्यम दर्जे पे डालने का है। तो धीरे धीरे जैसे मैं अध्ययन करते गया, मुझे दूसरी बात ये महसूस हुई कि आज समाज में जो हिंसा करवाई जाती है, क्योंकि सांप्रदायिक राजनीति अपने आप ऊपर सत्ता में नहीं आती, ये एक ध्रुवीकरण कर, पहले हिंसा होती है, ध्रुवीकरण होता है और ध्रुवीकरण के बाद ये सत्ता में आते हैं। तो मुझे एक महसूस हुआ कि ये हिंसा भी जो करवाते हैं, हिंसा इसलिए करवा पाते हैं क्योंकि समाज में कुछ एक नफरत का माहौल पैदा किया जाता है और नफरत का माहौल पैदा किया जाता है, उसका आधार जो रहता है वो दूसरे समाज के बारे में गलत धारणाओं, भ्रमों को फैलाकर। तो यहाँ से मेरी बात की शुरुआत हुई। जैसे 1992 में मुझे पहले लगा कि बाबरी मस्जिद इधर तोड़ी गई और उधर बाबर की औलाद जैसी गालियां निकलना चालू हो गई, तो वहां से मैंने सोचना चालू किया और धीरे धीरे इसके अलग अलग पहलुओं को एक एक करके मैंने समझने की कोशिश की और समझने के साथ साथ मैं उस पर थोड़ा लिखान भी करता गया। पर अभी पिछले कुछ 2-4 सालों में इन सब चीज़ों को फिर से मैंने सोचा कि क्योंकि जब मैं शुरू किया तो इतनी अफवाहें नहीं थी, इतनी भ्रामक स्थिति नहीं थी और लगातार ये भ्रामक स्थिति, भ्रमों का विस्तार करना ये लगातार बढ़ते जा रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि इन सब को एक जगह फिर से किताब की शक्ल में रखा जाए और इसलिए मैंने उसके अलग अलग पहलुओं को अलग अलग अध्याय के रूप में इसमें रखा है। जी, तो मैं अपने दर्शकों को ये किताब भी का कवर दिखा रहा हूं और आप देख रहे होंगे कि इसमें 3 लाइनों में इसका शीर्षक है रिलीजियस नेशनलिज्म, सोशल परसेप्शन एंड वायलेंस और फिर सेक्टेरियनिज्म ऑन पॉलिटिकल चेस बोर्ड। तो इसका मतलब है कि इसमें सारे एस्पेक्ट है। एक तो रिलीजियस नेशनलिज्म का है, दूसरा जो सोशल परसेप्शन बन रहा है, वायलेंस को लेकर, नफरत को लेकर बनाए जा रहे हैं, बन नहीं रहा, बनाए जा रहे हैं लगातार, वो है इसमें। और जो राजनीति की बिसात पर जो भेदभाव, बंटवारा और टकराव ये सब गढ़ा जा रहा है, ये तमाम चीजें हैं। लेकिन एक एक करके हम इस पर मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले रिलीजियस नेशनलिज्म, जो धार्मिक राष्ट्रवाद है, वो किस तरह से आज के जो विमर्श है, आज के समय पर हावी हो गया, वर्तमान पर, राजनीति पर और समाज पर, और इसकी क्या वजूहात हैं, प्रोफेसर पुनियानी? जी देखिए, ये धर्म के आवरण में जो राष्ट्रवाद चलता है, मैंने उसको एक थोड़ा सा ट्रेस करने की कोशिश की है आज़ादी के आंदोलन से। और मेरी समझ में ये आया कि जैसे एक तरफ भारतीय राष्ट्रवाद विकसित हो रहा था महात्मा गांधी के नेतृत्व में, और उसी भारतीय राष्ट्रवाद की कल्पना अंबेडकर के विचारों से मिलती थी,
भगत सिंह के विचारों से मिलती थी, ये एक तरफ थी। और दूसरी तरफ जो पुराने वर्ग के लोग थे, पुराने वर्ग से मेरा तात्पर्य है राजा, नवाब, जमींदार, जागीरदार, इन्होंने हमेशा धर्म के नाम पर अपनी राजनीति की, शुरुआत से लेके शुरुआत में। और इन्होंने अपने जो राजनीतिक संगठन भी बनाए, तो शुरू में केवल राजा नवाब थे, बाद में संभ्रांत, सवर्ण, एलीट जिसको कहते हैं, वो इसमें जुड़ते गए। तो अगर इसको हम ट्रेस करें थोड़ा पीछे, तो शुरुआत में तो ये राजा, नवाब, जमींदार, जागीरदार एक ही संगठन में थे, यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन के नाम पे, और जो 1885 में कांग्रेस के बनने के बाद बना। कांग्रेस ने कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आप शब्द देखें तो इसमें धर्म का नाम कहीं नहीं है। यूनाइटेड इंडिया और यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन, इनके लोगों को लगा कि कांग्रेस तो हमारी जो रानी सरकार के प्रति वफादारी होना चाहिए, लॉयल्टी टू द रूलर, उसके खिलाफ की बातों के रास्ते पे जा रही है, इसलिए हमें इसको रोक एक ऐसा रास्ता चुनना चाहिए जो अपने शासक के प्रति हमें वफादारी सिखाए। और इसी संगठन में से बाद में चलकर एक तरफ पहले ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल आई, उसने एक तरफ से 1906 में मुस्लिम लीग बनने की प्रेरणा दी, और उसी के साथ साथ समांतर जो हिंदू सांप्रदायिक तत्व थे, वो पहले पंजाब हिंदू सभा, बाद में हिंदू महासभा, और उस हिंदू महासभा के बाद फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये तीन संगठन, बड़े संगठन उस रूप में आए। तो मेरी समझ में भारतीय राष्ट्रवाद खड़ा होता है स्वतंत्रता, समता, बंधुता, सामाजिक न्याय के मूल्यों पर। और कोई भी धर्म के नाम का राष्ट्रवाद हो, वो इस्लाम के नाम पे हो, क्रिश्चियनिटी के नाम पे हो, हिंदू धर्म के नाम पे हो, ज्यादातर वो प्राचीन काल का गौरव करना चाहता है। प्राचीन काल जहां हमारा जन्मजात ऊंच नीच के मूल्य थे। अब भारत में तो जाति व्यवस्था के कारण इनको एक अलग तरीके से देख सकते हैं, पर ये जन्मजात ऊंच नीच दूसरी जगहों पर भी थी, जहां भी जमींदारी, सामंती, फ्यूडल सोसाइटी होती है, वहां जो खेतीहर मजदूर होता है और जो महिलाएं होती हैं, उनका एक दुय्यम दर्जा स्थापित होता है। पर भारत में ये बात थोड़ी आगे है, यहाँ तो इसको पूरा एक सिस्टमैटिक कोड कर दिया गया, एक विधिवत उसका एक नियम बना दिया, 4 वर्ण हैं और उसमें शूद्र हैं और स्त्री शूद्राति शूद्र है। तो ये जो मूल्य एक तरफ थे, तो ये मूल्य जब खतरे में आए, वैसे जब, क्योंकि आज़ादी के आंदोलन के साथ साथ जो प्रक्रियाएं चली, आधुनिक शिक्षा का आना, स्त्रियों के बीच में शिक्षा का ले जाना, दलितों के बीच में शिक्षा का ले जाना, औद्योगिकीकरण और आधुनिक शिक्षा, इसके कारण जो प्रक्रिया बनी, उससे पुराने वर्ग के लोगों को जब लगा कि उनकी सत्ता कम हो रही है, तो उन्होंने धर्म के आवरण में अपनी बात को रखी। सबसे पहले मजेदार बात तो ये हुई कि उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारी सत्ता कमजोर हो रही है, हम संकट में आ रहे हैं। उन्होंने कहा, जैसे मुसलमान नवाबों ने कहा, इस्लाम खतरे में, धर्म खतरे में, धर्म खतरे में है, ये उनका एक मुख्य नारा दोनों तरफ से। तो ये जो धर्म के नाम का राष्ट्रवाद है, वास्तव में मेरी छोटी समझ में सामंती मूल्यों को आधुनिक भाषा में प्रस्तुत करने का तरीका है। भारतीय राष्ट्रवाद ये स्वतंत्रता, समता, बंधुता जो हमारे बीच में होना चाहिए, जो हमारे संविधान में है, उसके आधार पर एक राष्ट्रवाद है। और जो जन्मजात ऊंच नीच को मानता है, नई नई भाषाओं में उसको प्रस्तुत करता है, वो धर्म के नाम का राष्ट्रवाद है, जिसका उभार आपने जैसे कहा पिछले 30 सालों में हम एक बहुत आक्रामक रूप में भारत में देख रहे हैं। जी, तो देश के बंटवारे के साथ हिंदुस्तान से जो मुसलमान आधारित, इस्लाम आधारित राष्ट्रवाद था, वो पाकिस्तान के हवाले हो गया, वो वहां पलता पुसता रहा, और जो हिंदू राष्ट्रवाद था उसमें यहाँ जड़ें अपनी गहरी करती रही। और आज हम देखते हैं हिंदुस्तान में इस्लाम आधारित राष्ट्रवाद तो नहीं है, लेकिन हिंदुओं के नाम का जो राष्ट्रवाद खड़ा किया गया है, वो एक बड़ा जिन्न बनकर हमारे सामने खड़ा है, और उसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं, लोकतंत्र को चुनौती मिल रही है, संविधान को चुनौती मिल रही है, समाज में पुराने मूल्यों को थोपा जा रहा है। तो ये राष्ट्रवाद का अपना एक चरित्र जो आपने बताया है हमें कि ये जो धर्म आधारित राष्ट्रवाद है, रिलीजियस नेशनलिज्म है, वो इस तरह से भूमिका अदा कर रहा है। और इसमें
जो वारिस हैं आरएसएस, बीजेपी, वो इसको इस्तेमाल कर रही हैं। इसका इसी सिलसिले की अगली कड़ी है कि ये जो राष्ट्रवाद है किन तत्वों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कहा कि धर्म खतरे में है, ये एक बात है, लेकिन पुराने मूल्यों को वापस लाना है, पुराने समय को महिमा मंडन करना है, उसको गौरवशाली बताना है कि अतीत में सब कुछ अच्छा था, आज सब खराब है, बीच में जो शासक आए उन्होंने सब बर्बाद कर दिया। जी, तो ये तो इसके दो मुख्य जो आधार हैं, एक तो प्राचीन काल का गौरवीकरण करना और गोल्डन पास्ट यानी स्वर्णिम युग था, जो सब अच्छा था, सब जातियां बराबर थी, स्त्रियों का आदर होता था, ये एक तरफ। और उसमें शुरुआत में तो इनके जो विचारक थे उन्होंने मनुस्मृति का भी गुणगान किया, और उसी के साथ उसका जो दूसरा पैर है वो दूसरे धर्म के लोगों के खिलाफ नफरत। अब यहाँ दो चीजें मिलती हैं। अंग्रेजों ने जो सांप्रदायिक इतिहास का लेखिकीकरण किया, कम्युनल हिस्टोरियोग्राफी, उसमें राजा के धर्म को इतिहास के केंद्र में रखा, राजा के धर्म को इतिहास के केंद्र में रखा, तो वहां से उसको मुस्लिम राष्ट्रवादियों ने अपने तरीके से अपना लिया कि यहाँ तो हम तो राजा थे, 700 साल तक हमने राज किया, हिंदू तो इस प्रकार के होते हैं, तो उन्होंने इसको एक मॉडिफाई कर लिया। और हिंदू राष्ट्रवादियों ने उसको दूसरी तरफ से मॉडिफाई किया, उसका दूसरा ये जो रूप लाया कि यहाँ तो सदा अनादिकाल से हिंदू राष्ट्र है, ये मुसलमान विदेशी हैं, क्रिश्चियन विदेशी हैं। क्रिश्चियंस का उल्लेख थोड़ा कम मिलता है क्योंकि संख्या में भी वो 2.3% है और उस समय राजनीतिक तौर पर उतने मजबूत भी नहीं थे, तो ज्यादातर उनका फोकस एक नफरत पैदा करना मुसलमान राजाओं की, और वो वास्तव में औरंगजेब और अलाउद्दीन खिलजी के लिए नफरत नहीं है, वो नफरत एक डॉग विसल है आज के मुसलमानों के खिलाफ। तो ये इस आधार पे ये राष्ट्रवाद अपने आप को मजबूत करता है। और इसकी एक मैं थोड़ी सी इसकी 4 स्टेप्स बता दूं। सबसे पहले ये एक दूसरे समाज के प्रति नफरत पैदा करता है, दूसरे धार्मिक समाज के प्रति नफरत। उस नफरत का आधार होता है गलत धारणाओं का प्रस्तुतिकरण, और उस नफरत के आधार पे दंगे करवाए जा सकते हैं। अब ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि दंगे होते नहीं है, दंगे करवाए जाते हैं, और दंगे वही करवाते हैं जिनकी सत्ता उसके बाद ज्यादा मजबूत होती है। इसमें मैं ज्यादातर वो हवाला हमारे वो कौन से भीष्म साहनी का जो सीरियल है, मैं नाम कई बार भूल जाता हूँ, तमस में वो जो मुस्लिम पॉलिटिशियन बताता है, एक दलित को कहता है कि सुअर को मार के मस्जिद में डाल दो, तो दलित बोलता ठीक है मैं तो कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे आप पैसा भी दे रहे हो, पर इससे आपको क्या फायदा है? तो बोलता है कि इससे दंगे होंगे और दंगों से मेरा महत्व, मेरा पावर बढ़ जाएगा। ये एक बहुत खूबसूरत तरीके से भीष्म साहनी ने अपने सीरियल में बताया। तो वही दंगों से फिर वो एक पार्टी का विस्तार होता है, यानी दंगों से पहली बात तो नफरत फैलाई जाती है जो भी समाज में अपने आप में बहुत हमारे विकास को रोकती है। नफरत के कारण दंगे करवाए जा सकते हैं, और दंगों के कारण ध्रुवीकरण, समाज का अल्पसंख्यक घेट्टों में सिमट जाता है, और जो प्रगति करने के रास्ते पर जाना चाहिए उसमें एक अवरोध हो जाता है। सिक्योरिटी, अगर मैं सुरक्षित नहीं हूं तो मैं अपनी प्रगति के बारे में ज्यादा सोच नहीं सकता, रिफॉर्म के बारे में ज्यादा सोच नहीं सकता, वो प्रक्रिया आती है। और दूसरी तरफ देखिए, इस प्रकार के दंगों का बढ़ना और सांप्रदायिक राजनीति का पावर बढ़ना, ये ज्यादातर समांतर चलते हैं। ये कई स्टडीज में भी आया है। येल यूनिवर्सिटी ने अपनी अभी एक बहुत महत्वपूर्ण स्टडी में इसी बात को बताया है कि जहां भी दंगे करवाए जाते हैं वहां सांप्रदायिक पार्टी पहले से मजबूत हो जाती है। ये तो हम पिछले 30 सालों से इस प्रक्रिया को देख रहे हैं। तो ये जो धर्म के नाम की राजनीति एक तो ये करती है। दूसरा, इसके मुख्य मुद्दे रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी नहीं रहते। इसके जो मुख्य मुद्दे रहते हैं वो भावनाओं को उकसाने वाले, भावनाओं के आधार पर चलने वाले, जैसे आजादी के आंदोलन में गाय, मस्जिदों के सामने संगीत बजाना। फिर तीसरा, इसके बाद आजादी के बाद भी हमने देखा, गाय के बाद फिर
भगवान राम के मंदिर को लाया गया, फिर उसके बाद लव जिहाद, घर वापसी, कोरोना जिहाद, यूपीएससी जिहाद, ये जो मुद्दे जिनसे लोगों की भावनाएं भड़कते हैं उनको ज्यादातर बढ़ाया जाता है। तीसरा, अब पड़ोसी देश, अब हमारे दोनों तरफ पड़ोसी देश हैं जो मुस्लिम हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान तो पूरा मुस्लिम देश है, बांग्लादेश में धर्मनिरपेक्षता आने की कोशिश हो रही है, तो ये देशों के प्रति नफरत भी है, वो भी एक डॉग विसल है यहाँ के अल्पसंख्यकों के प्रति नफरत पैदा करने की। हमारा धर्म तो हमको सिखाता है वसुधैव कुटुंबकम, वो हम कहते हैं कि देखो कितने अच्छे मूल्य हैं, पर प्रैक्टिस में पाकिस्तान के प्रति नफरत, वो भी एक इशारा होता है यहाँ के मुसलमानों को दबाने के लिए। और अभी बांग्लादेश में दंगे हो रहे हैं, बांग्लादेश के दंगों के बारे में सरकार तो ज्यादातर चुप है, और सोशल मीडिया में वही बात आएगी कि ये वहां इसलिए नहीं करवाया जाए, उसके बारे में जो बात करेंगे इसलिए नहीं करेंगे कि वहां के हिंदुओं से इनको मोहब्बत है, वो इसके लिए ज्यादा बात करेंगे कि यहाँ के मुसलमानों के खिलाफ नफरत को तीव्र करना है। तो मुझे इसमें यही समझ आती है कि धर्म के नाम का राष्ट्रवाद। और दूसरा उसका कंट्रास्ट आप देखिए, आजादी के बाद पंडित नेहरू सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण को महत्व नहीं देते, वो महत्व देते हैं यूनिवर्सिटीज को, बांध को, एजुकेशन को, साइंस के डेवलपमेंट को, और वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक हमें विकास की तरफ ले जाता है। तो ये एक कंट्रास्ट है कि जबकि धर्म के नाम की राजनीति बात करेगी, मंदिर बनाना है, गौ हत्या को रोकना है, लव जिहाद को रोकना है, तो दूसरी राजनीति के सामने मुख्य मुद्दे रहेंगे कि हम वो कैसा समाज कैसे बनाएं कि हर व्यक्ति को 2 टाइम अच्छे से खाने को मिले, अच्छे से पहनने को मिले, सर के ऊपर अच्छी छत हो। ये 2 प्रकार के मुद्दे एकदम क्लियर कट अलग हैं। तो धर्म के नाम की राजनीति भावनाओं के मुद्दों को ले आती है, और जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद है वो लोगों की समस्याओं के आधार पे आगे चलने की बात करता है। जी प्रोफेसर पुनियानी, मैं इस किताब में मैं देख रहा हूं कि आपने शुरू किया है आर्यों के आगमन से। अब वो आर्य हमलावर के रूप में आए थे या प्रवासी माइग्रेशन के माइग्रेट होकर आए थे, वो अलग बात है, ये विवादास्पद मुद्दा भी है, लेकिन वहां से शुरू हो रहा है, तो आप इसको वहां से क्यों जोड़ते हैं? इसकी क्या वजह? क्या आपको लगता है कि इसमें एक नस्ल का भी मुद्दा इस धार्मिक राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ है, एक नस्ली भावनाएं भी इससे जुड़ी हुई है, और इसीलिए ये जरूरी हो जाता है कि हमें उतने पीछे जाकर भी इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि आगे चलकर आप आर्य और जो सवर्ण है, खासतौर पे जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है जिसमें ब्राह्मण वर्ग अपने आप को आर्यों से जोड़ता है, आर्य रक्त, शुद्ध रक्त की बात करता है, तो क्या ये एक सिलसिला है जिसको आप इस किताब में दिखाना चाहते हैं? जी, मैं ये देखिए, जैसे हमने बात की थी सावरकर की, सावरकर जब हिंदुत्व की परिभाषा रखते हैं तो सबसे पहले उसमें नस्ल को रखते हैं, आर्य नस्ल। और आपने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ के सवर्ण अपने आप को ज्यादा आर्य से जोड़ते हैं, और एक सिद्धांत होता है हर एक का फर्स्ट कमर, कि हम यहाँ पहले आए इसीलिए ये भूमि हमारी है। और वो बाद में गोलवलकर भी कहते हैं कि हम तो यहाँ आर्यवंश की औलाद हैं, हम सबसे पहले रहने वाले यही हैं, और बाकी जो आए हैं वो विदेशी हैं, इसलिए हमारा अधिकार यहाँ ज्यादा है। जबकि मैं इस बात को समझना चाहता हूँ कि वैसे तो आर्य एक सीरीज ऑफ वेव्स ऑफ माइग्रेशन, यानी लगातार अलग अलग इसमें आए, वो बात और है, पर वो पॉपुलेशन जेनेटिक्स की भी अगर जो बात करें तो वो भी कहते हैं कि हम सब मिक्स्ड अप हैं। 70,000 साल पहले जो मनुष्य साउथ अफ्रीका से यहाँ आया, 4,000 पहले ईरान से लोग आए, ये बातें तो अभी निर्विवाद हो गई हैं। और टोनी जोसेफ की जो किताब है अर्ली इंडिया पे, उसमें क्लियर है। पर उसके पहले भी जो यहाँ के इतिहासकार हैं और यहाँ जिन्होंने इतिहास को गहराई से समझने की कोशिश की है, उसमें भी आप देखिए कन्फ्यूजन। आर्य का मैं इसलिए भी लिया है क्योंकि लोकमान्य तिलक ने कहा कि भाई आर्य ये मध्य एशिया से आए, पर गोलवलकर जब आगे ले जाते हैं तो गोलवलकर कहते हैं कि आर्य तो यहीं के निवासी थे। और एक बड़ी मजेदार बात कहते हैं कि तिलक को भी उनको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करना, उनको भी विरोध नहीं करना। तो बोले तिलक जो बोल रहे हैं वो बात भी सच है, पर हुआ क्या, आर्य यहाँ के शुरू के ओडिशा बिहार के एरिया में थे, ये एरिया उधर शिफ्ट हो गया और हम लोग यहीं रह गए।
ये एक बहुत मजे की बात बताते हैं कि जमीन का लैंड मास शिफ्ट हो गया और लोग यहीं के यहीं खड़े हैं। तो ये इनकी एक बहुत उग्रता है अपने आप को आर्यों से जोड़ने की। और क्योंकि हमारा पूरा क्लेम है इस धरती पर, इसलिए सबसे पहले हम यहाँ थे। तो उसके बारे में जो वैज्ञानिक तथ्य है वो मैं सामने लाना चाहता था। इसलिए मैंने बताया कि आर्य कैसे वेव्स ऑफ माइग्रेशन, उसको हिंदी में हम बता सकते हैं कि बहुत कबीलों में लगातार आते रहे। उसको आक्रमण तो नहीं कह सकते, पर वो लगातार बार बार आते रहे। जी, आज के अगर हम परिदृश्य को देखें तो हम पाते हैं कि मध्य युग, खासतौर पर जो मुगलों का दौर रहा है, मुगलों और मुसलमान शासकों का दौर रहा है, ये दिक्कत है कि हमें ये कहना पड़ता है मुसलमान शासकों का दौर, राजा महाराजाओं का दौर रहा है। उसको लेकर बहुत ज्यादा प्रश्न खड़े किए जाते हैं। फेक हिस्ट्री, फेक न्यूज के बारे में तो हम सब बात करते हैं, एक फेक हिस्ट्री गढ़ी जा रही है, झूठ पर झूठ गढ़े जा रहे हैं और उससे लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि शिवाजी ने ये किया था, औरंगजेब ने ये कर दिया था, महाराणा प्रताप ने अकबर को हरा दिया था, वगैरह वगैरह, ताकि लोग भ्रमित होकर जो ये तथ्य हैं उनसे दूर हट जाएं और उनकी जो पॉलिटिक्स है उसमें जो चीजें फिट होती हैं उसको स्वीकार कर लें। इस पूरे को मैंने देखा डील किया है और आपने मीडिया को भी इसमें लिया है। जो फिल्मों को लेकर जब तक विवाद खड़े होते रहते हैं, योद्धा अकबर हो या दूसरी फिल्में हो, उनका भी आपने एक एक करके उन चीजों को लिया है। बल्कि आपने तो सैफ अली खान और करीना के बेटे का नाम तैमूर रखा गया, उसको लेकर जो विवाद हुआ और उसके पीछे क्या मानसिकता है उसको भी डील किया। तो इसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताएं कि आप किस तरह से इसको आज के से जोड़ते हैं, इस पूरी हथकंडे को। देखिए, ये जो अंग्रेजों ने कम्युनल हिस्टोरियोग्राफी लाई कि राजाओं को उसके धर्म के माध्यम से देखा, तो क्या हो गया, जो राजाशाही का मूल मंत्र है किसानों का शोषण, वो पीछे रह गया। राजाओं की जो मुख्य पॉलिसीज थी, दूसरे राजाओं के साथ लड़ाइयाँ, राज्य का विस्तार, संपत्ति का विस्तार, वो नहीं दिखता। तो दिखता क्या है, वो मुसलमान राजा था, उसने हिंदुओं पे अत्याचार किए, उसने जजिया लगाया, उसने हिंदू मंदिरों को तोड़ा। और मुस्लिम सांप्रदायिकता उसके दूसरे पहलुओं को लेगी कि अरे मुसलमानों ने तो ताजमहल बनाया, मुसलमानों ने तो ये बड़े बड़े काम किए। तो जैसे आपने एक सही शब्द का इस्तेमाल किया, राजाशाही के बदले उन्होंने धर्म के नाम पर राजा को प्रस्तुत किया। तब उसमें फिर वही हो गया कि इशारों से आप जब एक औरंगजेब की आलोचना कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि औरंगजेब ने विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा, तो उसी बहाने आप आज के मुसलमान पर उंगली उठा रहे हैं। अब ये है तो पूरा गलत। कोई आज का मुसलमान कोई राजाओं के काम के लिए जिम्मेदार नहीं है, आज का हिंदू राजाओं के काम के लिए जिम्मेदार नहीं है। पर ये इस सोच को समाज में गहरी तौर से प्रस्तापित किया गया। तो मेरी कोशिश तो यही रही है इसको समझने की कि जैसे इस अध्याय, मेरे ख्याल से सबसे पहले मैंने यही अध्याय लिखा था, क्योंकि उस समय भी जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो वही मुझे पहले स्टडी करना पड़ा। और उसमें मैंने ये देखा कि भाई ये तो मामले ही बिल्कुल अलग हैं। और अभी जो आपने सैफ अली और करीना का लिया, तो मैंने देखा तैमूर का भी इस्लाम से जुड़ा, वो भी एक पूरा गलत प्रकार से बताया जाता है। तो ये चीज़ों को मुझे लगता है कि खास तौर से मध्ययुगीन इतिहास का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया गया है नफरत को फैलाने के लिए। क्योंकि जैसे जेम्स मिल ने हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड, ब्रिटिश पीरियड कर दिया, तो वहां से जो वो पैटर्न चालू हुआ, तो उसमें फिर वो मुस्लिम राजा वर्सेस हिंदू प्रजा, इसको एक कर दिया। तो वहां मैंने जब गहराई में जाके देखा, तो आजकल तो इसमें और मुकेश जी, इसमें सबसे खतरनाक बात हो रही है पिछले 5-10 साल से, जो लेखन प्रक्रिया वैज्ञानिक आधार पे है, उस प्रक्रिया को पूरा वामपंथी, मार्क्सिस्ट, लेफ्ट विंग करके रिजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। और एक एक चीज को पकड़ के बताने की कोशिश की रही है कि यहाँ मिलीजुली परंपरा कुछ नहीं थी, ये तो मुसलमानों का आक्रमण था। अभी देखिए, मिलीजुली परंपरा जो हमारे समाज का सबसे महत्वपूर्ण आधार है, उस पर उंगलियां उठाने लग गए हैं। जो इतिहास का लेखन हमको गरीब किसानों का जीवन बताता है, महिलाओं का जीवन बताता है, दलितों का जीवन बताता है, उस पर उंगलियां उठाने लगे। और अभी उनके वैचारिक
जो ये है बड़े आक्रामक रूप से सामने आ रहे हैं, बड़े आक्रामक रूप से कह रहे हैं कि ये पूरा भ्रम हमारे इतिहास में ये वामपंथियों ने किया और उसको नेहरू ने संरक्षण दिया, उसको इंदिरा गांधी ने संरक्षण दिया, जबकि इतिहास भी अपने आप में एक विज्ञान है। आप पूरी चीजों को बैलेंस करके देखो तो पता चलेगा राजा राजा था, वो हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, प्रजा प्रजा थी, वो गरीब मुसलमान भी हो सकता है, गरीब हिंदू भी हो सकता है। तो इसीलिए मध्ययुगीन को मैंने ज्यादा विस्तार में लेना पड़ा मुझे, क्योंकि उसका ही सबसे ज्यादा दुरुपयोग आज के समाज में हो रहा है। जी, और उपनिवेशकालीन भारत जो था उसको भी आपने विस्तार से लिया है। उसमें भी ये जो फोर्सेस थी रिलीजियस नेशनलिज्म वाली, चाहे वो हिंदू राष्ट्रवाद वाली हो चाहे मुस्लिम राष्ट्रवाद वाली हो, दोनों ने उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी, दोनों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि उनका समर्थन किया, सहयोग किया और आजादी के आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की। और इन्हीं फोर्सेस की वजह से आगे चलकर देश का बंटवारा भी हुआ, जिसकी तोहमत वो कांग्रेस, नेहरू, गांधी पर लगा देते। देखिए, मध्ययुगीन का ये हमारे जो कॉलोनियल पीरियड में जो हुआ वो तो बहुत, मुझे तो एक, अगर मैं तर्कपूर्ण तरीके से देखूं तो मुझे बहुत क्लियर दिखता है। मुझे बहुत क्लियर दिखता है कि जैसे उभरते हुए वर्ग के लोग थे, उद्योगपति, व्यापारी, आधुनिक शिक्षित वर्ग, मजदूर वर्ग, शिक्षित महिलाएं, शिक्षित पुरुष, वो सब इन प्रकार के विचारों के साथ जाते हैं जो भारतीय राष्ट्रवाद के साथ चलते हैं। और शुरुआत में राजा नवाब, अब इन संगठनों को राजाओं और नवाबों ने शुरुआत में काफी मदद की, बाद में चलकर कुछ बौद्धिक लोग भी उनके साथ जुड़ गए, खासतौर से 1920 के बाद एक एलिट तबका, सवर्ण तबका उनके साथ जुड़ गया। और दूसरी बात क्या है कि एक तो जैसे अभी सावरकर का विवाद चल रहा है, सावरकर का जो पार्ट 2 है, जब वो माफी मांगकर सामने आते हैं तो भी वो फिर हिंदू राष्ट्रवाद की बात करते हैं, बुद्ध धर्म की आलोचना करते हैं, शिवाजी महाराज की आलोचना करते हैं, जबकि वो एक स्त्री को सम्मानपूर्ण लौटा देते हैं। तो ये राष्ट्रवाद के एक तो आजादी के आंदोलन में भाग नहीं लेते, और उसमें बहुत सारे, उसको विस्तार में बताया जा सकता है कि जैसे 1942 में एक तरफ गोलवलकर, दूसरी तरफ सावरकर, ये अपने फॉलोअर्स को कहते हैं कि भाई अंग्रेजों को तकलीफ हो ऐसा कोई काम मत करो, पूरे भारत के लोग आजादी के आंदोलन में भाग ले रहे हैं, आपको उसमें जाने की कोई जरूरत नहीं है। इसी 1942 में अटल बिहारी वाजपेयी, गलती से उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, तुरंत वो लिखते हैं कि मेरा इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो एक तमाशबीन था, उसमें वो जो लोग थे इसका नेतृत्व वो ककुआ कर रहा था, महुवन कर रहे थे वगैरह, उनके नाम उन्होंने अपने पत्र में दी। तो आजादी के आंदोलन से इनको लेना देना क्यों नहीं था? क्योंकि आजादी का आंदोलन आधुनिक मूल्यों से जुड़ा था। आधुनिकता का मैं वो एक समाजशास्त्रिक विश्लेषण नहीं करता, आधुनिकता से मेरा मतलब है केवल स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और सामाजिक न्याय, ये आजादी के आंदोलन का आधार था। और जबकि धर्म के नाम का, हिंदू धर्म के नाम का राष्ट्रवाद हो, इस्लाम के नाम का राष्ट्रवाद हो, वो उनका एक मूल्य पूरी तौर से अलग थे। भले ही भाषा नहीं है, पर उसका जो कंटेंट है, उसका जो अंदर की चीज है, वो पुरानी है, पुरानी व्यवस्था के आधार पर चलने वाली है। तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा विस्तार में, खुद की समझ भी मेरे बढ़ाने के लिए मैं इस बात को इस्तेमाल करता हूँ कि आखिर में हम गांधी को देखते हैं, बहुत धार्मिक व्यक्ति हैं, पर धर्म के नाम की राजनीति नहीं करते। मौलाना अबुल कलाम आजाद है, एक आदर्श मुसलमान है, पर वो भी धर्म के नाम की राजनीति नहीं करते। उधर देखिए जिन्ना साहब या जो भी उनको कहा जाए, वो इतने धार्मिक नहीं थे, नमाज भी पढ़ते होंगे कि नहीं मुझे नहीं पता, और वो पाकिस्तान की मांग कर रहे हैं। इधर सावरकर, वो भी कहा जाता है कि वो भी नास्तिक थे, वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। तो ये सब जो अंतर विरोध आजादी के आंदोलन में दिखता है, वो मुख्य रूप से जो धर्म के नाम के राष्ट्रवादी थे, उन्होंने ब्रिटिश प्रोजेक्ट में भाग लिया। ब्रिटिश प्रोजेक्ट क्या था? ब्रिटिश प्रोजेक्ट बहुत क्लियर था कि भाई हम भारत को छोड़ के जाएंगे, इधर रशिया डेवलप हो रहा है, और यहाँ भारतीय ज्यादातर आजादी के आंदोलन के लीडर्स जो थे वो थोड़े समाजवाद, प्रगतिशील विचारों से जुड़े हुए लोग थे। तो अगर हम छोड़ के जाएंगे तो इंडिया तो रशिया के साथ अलायंस कर लेगा, तो हमारे यहाँ मार्केट्स का क्या होगा, तेल के इतने बड़े भंडार हैं, वो कहाँ जाएंगे? तो एक लकीर खींच दी कि भाई ये पाकिस्तान है, और बाद में भी पाकिस्तान को कंट्रोल करना भी उनके लिए आसान था। और उनकी दूरदृष्टि देखिए,
पार्टीशन किया, पाकिस्तान बनाया और पाकिस्तान को अपने कब्जे में रखना, ये तो कह सरल नहीं होगा, सही नहीं होगा, पर पाकिस्तान के साथ मिलजुल कर उन्होंने मध्य एशिया में, वेस्ट एशिया में पूरी राजनीति की, जिसका उनको बहुत बड़ा फायदा भी मिला। तो ये अंग्रेज, और उसमें कि भाई पार्टीशन हो, उस प्रकार की मांग जैसे मुस्लिम लीग ने की, तो सावरकर भी कहते हैं कि यहाँ तो दो राष्ट्र हैं, पर सावरकर एक ही फर्क कर देते हैं कि हिंदू राष्ट्र है और बाकी लोग माइनॉरिटीज हैं, क्योंकि जैसे जर्मनी का मॉडल लेकर वो भी कहते हैं कि वहाँ जर्मन मुख्य थे और यहूदी माइनॉरिटीज थे, तो यहाँ भी हिंदू मुख्य हैं और बाकी लोग माइनॉरिटीज हैं। तो ये उनका जो था तरीका, उससे ब्रिटिश को काफी मदद मिली, ऐसा मुझे लगता है। जी, एक सवाल और है जो इस पूरे 20वीं सदी में जो कुछ भी धार्मिक राष्ट्रवाद पनपा और आज जिस रूप में खड़ा है, उसमें अंबेडकर साहब इसको किस ढंग से देखते हैं और किस तरह से उन्होंने देखा कि कौन सी फोर्सेस हैं जो कि इस तरह के राष्ट्रवाद के साथ खड़ी हैं। और आज भी अगर हमें राष्ट्रवाद की शिनाख्त करना हो तो हमें बार बार देखना पड़ता है कि आरएसएस का वर्ग और वर्ण चरित्र क्या है, बीजेपी में कौन से वर्ण हावी हैं, ये तमाम चीजें अगर अंबेडकर की नजर से देखें तो आपने इसमें जिक्र किया है, मैं चाहूंगा उसके बारे में भी कुछ बताएं। देखिए, अंबेडकर अपने विचारों में बहुत स्पष्ट थे कि सामाजिक समता होना चाहिए, स्वतंत्रता होना चाहिए। उनकी बात क्लियर थी कि जब तक स्वराज नहीं होगा हम अपने मूल्यों को पूरी तौर से लागू नहीं कर सकते, और इसलिए उन्होंने जो भी आंदोलन किए, राष्ट्रीय आंदोलन उससे प्रभावित होकर उसने अपने रास्ते में उसको थोड़ा सा इनकॉर्पोरेट किया। पूरा तो अंबेडकर के पूरे विचार तो कर नहीं पाए, पर जैसे छुआछूत के खिलाफ आरक्षण कर देने की प्रक्रिया, ये पूरे राष्ट्रीय आंदोलन ने स्वीकार की। जबकि धर्म के नाम के राष्ट्रवादी अंबेडकर के आंदोलनों से पूरी तौर से दूर रहे। वो चौदार तालाब का आंदोलन हो, कालाराम मंदिर का आंदोलन हो, मनुस्मृति तो अंबेडकर जला रहे हैं और ये मनुस्मृति का उसी समय गुणगान कर रहे हैं। ये एक बड़ी मजेदार बात देखी, एक ही टाइम पे अंबेडकर मनुस्मृति जला रहे हैं और ये अपनी रचनाओं में मनुस्मृति का गुणगान कर रहे हैं। और तीसरी बात देखिए, अंबेडकर अपने रिवाइज्ड एडिशन ऑफ उनकी जो किताब है पार्टीशन पर, पाकिस्तान पर, उसमें लिखते हैं कि पाकिस्तान का बनना एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी, क्योंकि अगर इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बना तो भारत में हिंदू राज बनने की संभावनाएं बड़ी हो जाएंगी, और ये यहाँ के दलितों के लिए और यहाँ के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। इट विल बी बिग कैलेमिटी फॉर पीपल ऑफ दिस पर्टिकुलर कंट्री। तो अंबेडकर तो बहुत स्पष्ट थे। जी बिल्कुल, इसमें एक पक्ष छूट गया है, मैं चाहता हूं उस पर भी, क्योंकि ये जो दोनों तरह के राष्ट्रवाद हैं वो पूरे अंदर से स्त्री विरोधी है। ये स्त्रियों को उनका अधिकार नहीं देना चाहते, वो उनको समानता का हक नहीं देना चाहते, उनको आजादी नहीं देना चाहते। तो उनको भी नियंत्रण में करने के लिए ये राष्ट्रवाद और धर्म दोनों का मिला जुला इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, ये मेरे ख्याल से एक चैप्टर इसमें है स्त्रियों के बारे में भी, क्योंकि जेंडर के बगैर सांप्रदायिकता को आप नहीं समझ सकते। जेंडर को समझना बहुत जरूरी है। और कमला भसीन जी को श्रद्धांजलि देते हुए मैं ये बात कहूँगा कि जैसे इन कमला भसीन और बाकी लोगों के राइटिंग्स को जब मैंने पढ़ा तो उसमें ये बात एक क्लियर हो गई कि जैसे आप देखिए कि अंबेडकर के आंदोलन में भी स्त्रियां आई, आज़ादी के आंदोलन में भी स्त्रियां थोड़े पैमाने पर आई, पर जहां तक सांप्रदायिक संगठन थे उनके साथ स्त्रियों का कोई जुड़ाव नहीं था। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ बनता है तो अपने मातहत वो राष्ट्र सेविका समिति बनाते हैं जहां स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं है। और आप इनका अगर पूरा इतिहास देखें तो जैसे भाजपा की जो उपाध्यक्ष थी विजया राजेश शिंदे, वो सती प्रथा का गौरवान्वन करती हैं, समर्थन करती हैं। एक उनकी मृदुला सिन्हा थी जो गोवा में गवर्नर भी रही, वो तो दहेज का भी समर्थन करती हैं, स्त्रियों को मारने का भी समर्थन करती हैं और कहती हैं जब तक कोई बहुत ज्यादा ये ना हो घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। और आज मैं देखता हूँ उसी को वैलेंटाइन डे का विरोध है, लड़कियां जब अपने जीवन साथी को चुनती हैं उसका विरोध है, लव जिहाद भी उसी का एक परिणाम है। मुसलमानों को जो बदनाम करना तो एक तरह वो बाय प्रोडक्ट है। मुख्य रूप से स्त्रियों के जीवन पर नियंत्रण रहे
उनके बचपन में, जवानी में, बुढ़ापे में, ये उस विचारधारा के आधार पे चलता है। और ये बड़े खेद से कहना पड़ रहा है कि हमारे यहाँ अभी भी वो हमारी हिंदू शादियों में अभी भी वो होता है रस्म जिसको हम कन्यादान कहते हैं। पुत्रदान तो होता नहीं है, कन्यादान जरूर होता है। और दूसरे भी कंजर्वेटिव समाजों में ऐसी है कि वो स्त्री को दे दिया जाता है, गिविंग अवे द डॉटर, ये कंसेप्ट बहुत आती है। तो मेरे लिए तो एक तरफ कास्ट, एक तरफ जेंडर, ये सांप्रदायिकता को समझने के दो बहुत महत्वपूर्ण पिलर्स हैं। उसके बगैर सांप्रदायिक राजनीति को आप पूरी तौर से समझ नहीं सकते। और उसका सबसे नग्न रूप तो तालिबान में दिखा, पाकिस्तान में भी दिखा, और यहाँ उसके छुपे छुपे रूप उतने फ्रैंक नहीं है, पर उसका रूप यहाँ भी है। आए दिन हम लोग देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और दूसरे हिस्सों में इसकी झलकियां बार बार हमको देखने को मिल रही है। दलितों पर किस तरह से अत्याचार हो रहे हैं, महिलाएं अगर अपनी इच्छा से शादी कर लें तो उनकी हत्या की जा रही है, उनके पतियों की हत्या की जा रही है। तो ये इस मोड़ पर हमें इस हिंदू राष्ट्रवाद या धार्मिक राष्ट्रवाद में पहुंचा दिया है। तो दोस्तों, ये किताब है जिसकी हम लोग बातचीत कर रहे थे। इसकी मोटी मोटी चर्चा आज हमने प्रोफेसर पुनियानी के साथ की है। ये अंग्रेजी में है, जो लोग अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं वो अंग्रेजी में खरीद कर इसे पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत जल्दी इसका हिंदी संस्करण आने वाला है। तो जिनकी रवानगी हिंदी में है वो इसका इंतजार कर सकते हैं, हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत दिलचस्प और जरूरी किताब है। अगर आपको आज के समय को समझना है, आज के समाज को समझना है, आपको आज की राजनीति को समझना है, और अगर आप अपने भविष्य के लिए चिंतित हैं, तब भी इस किताब को पढ़िए और जानिए कि भारत किस दिशा में जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पुनियानी इस किताब पर चर्चा के लिए वक्त निकालने के लिए। धन्यवाद आपका। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।